दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो अगर आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का, तो आपको उसमें एक टॉपिक भी मिलेगा जिसको हम बोलते हैं केस थ्योरम। तो बच्चों ये जो टॉपिक है केस थ्योरम, ये हम आपको करवा रहे हैं और डिटेल में करवा रहे हैं। यानी कि अगर आप पब्लिक फाइनेंस देखेंगे यूपीएससी का, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आएगा। तो दोनों ही जगह रिलेवेंट रहेगा ये टॉपिक और डिटेल में करा रहे हैं, इसलिए आप सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप सभी जगह इसका आंसर दे पाएँ, इसकी पूरी तरीके से हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए, एक होती है एक्सटर्नलिटीज़, बाहताएँ। बाहताएँ क्या होती हैं ऑलरेडी हमने वीडियो के माध्यम से समझा रखा है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि मान लीजिए कि मैं कार चला रहा हूं और कार चलाने की वजह से ये मान लीजिए इस रोड पे चला रहा हूं मैं कार, यहां पे जो इसका मकान है, यानी कि इस जो मकान है इसका, उसको नॉइज पोल्यूशन यानी कि उसको ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एक तरीके से मैं ऋणात्मक बाहताएं क्रिएट कर रहा हूं जिसमें इस मकान मालिक की कोई गलती नहीं है, पर इसका नुकसान उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, मैं क्रिएट कर रहा हूं बाहताएं, एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं बच्चों इसको। यानी कि इसकी वजह से जो मकान मालिक है वो प्रभावित होगा। तो हम अपने एग्जाम्पल में अपने टॉपिक को सिंपल करने के लिए दो लोग मान के चल रहे हैं, श्याम और मोहन। अब मान लीजिए कि श्याम जो है ये कपड़े रंगने का काम करता है, कपड़े को रंगने का काम करता है, और जो मोहन है ये मछली पालन का काम करता है। अब दिक्कत ये है कि जो कपड़ा रंगने का काम करता है उस वेस्ट को ये नदी में डाल देता है, नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता है, और नदी का जल प्रदूषित होने की वजह से आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो मोहन है उसकी जो मछली है वो मर जाती है, यानी कि मछली की उपलब्धता है वो कम हो जाती है। तो इस स्थिति में मोहन को बाहताओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटी, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। यानी कि जब वस्तु की कीमत निर्धारित की जाएगी तो श्याम जो है वो मोहन के नुकसान को कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन सोसाइटी के लिए वो भी नुकसान है। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बच्चों। इसका मतलब श्याम की जो जिस बेस पर कीमत डिसाइड करेगा वो है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जबकि अगर इसमें मोहन की कीमत को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, और ये किसके बराबर होगी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर। तो इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा और अब हम अपना कंसेप्ट शुरू करा रहे हैं। तो बच्चों ऐसी स्थिति जहां पर बाहताएं क्रिएट हो रही हैं वहां पर सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई नदी में पानी डाल रहा है तो सरकार उसको रोकने की जिम्मेदारी उठाती है, कि सरकार उस तरीके के प्रदूषण को फैलाती है। ऐसे तो बच्चों कोई भी फसलें जला देगा। आपने देखा होगा पराली जलाने की वजह से कितनी सारी दिक्कतें दिल्ली में रहने वाले लोगों को आती हैं, हर साल आती हैं, क्योंकि प्रदूषण फैलता है। और ये केवल पराली की वजह से नहीं होता, फैक्ट्रियों की वजह से भी होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई तरीका ऐसा है जिसमें दो लोग आपस में मिलकर बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही ना पड़े। तो प्रोफेसर कोच थे, रोनाल्ड कोच, उन्होंने एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट। उसमें उन्होंने अपने विचार दिए। हालांकि उनके बहुत सारे आर्टिकल और भी हैं, बहुत सारी उनकी रिसर्च पब्लिकेशन है, और अल्टीमेटली उनको इसके लिए 1991 में उनके इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो उनका ये कहना था कि बाहताओं की स्थिति में अगर प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर दिया जाए तो इस स्थिति में बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के भी आप कह सकते हो ऑप्टिमम लेवल को अचीव किया जा सकता है। बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा रखा है बच्चों को कि पिगू टैक्स होता है, पिगुएंट टैक्स। पिगुएंट सिद्धांत कहता है, पिगू सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, पिगू सिद्धांत कहता है कि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। यानी कि पिगू ने कर के माध्यम से और सहायता के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम
आदर्श उत्पादन स्तर पर अचीव कर सकते हैं, जहां पर समाज का कल्याण अधिकतम हो। अब हम बात करते हैं बच्चों कोष की। कोष ने एक सुझाव दिया कि यदि संपत्ति अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए तो हम इस तरीके से बचा जा सकता है, यानी कि तब हम बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के आपस में बार्गेनिंग करके भी ऑप्टिमम लेवल को अचीव कर सकते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो बच्चों इसको मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हमारा कंसर्न यही है कि प्रॉपर्टी राइट क्या है। देखिए संपत्ति अधिकार, देखिए संपत्ति अधिकार निश्चित होना क्यों जरूरी है। संपत्ति अधिकार, देखिए दिक्कत यही है कि संपत्ति अधिकार निश्चित नहीं है। अब मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मेरे गमले हैं, मेरे गमलों में मेरे ही घर का फूल खिला हुआ है, इसका मतलब उस पर प्रॉपर्टी राइट मेरा है। तो किसी और व्यक्ति को मैं उनको नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, या मैं खुद नुकसान पहुंचाऊंगा तो हानि भी मुझे उठानी पड़ेगी। लेकिन जब हम पार्क में जाते हैं, पार्क में हम देखते हैं कि पार्क में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अब क्योंकि उस पर प्रॉपर्टी राइट किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि अधिकार किसका है, तो इसलिए ऐसे पार्क में फूलों को तोड़ने की प्रयास ज्यादा होगा। यानी कि या तो सरकार किसी को प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करे, यानी किसी मालिक को बिठा दे या किसी गार्ड को बिठा दे, या फिर लोग उसका मिसयूज करेंगे ही करेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। यानी कि हर वो पार्क जहां पर न गार्ड है न सिस्टम है, वो पार्क आपको खराब ही मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का उस पर अधिकार है। जब हर व्यक्ति का अधिकार होता है तो हर व्यक्ति उसको दोहन करना चाहता है, हर व्यक्ति उसका यूज करना चाहता है, इसलिए संपत्ति अधिकार डिफाइन होना जरूरी है। तो यहां पर बच्चों हमने दो लोगों को माना है, मोहन को और एक श्याम को। तो केस 1 में हम ये मानेंगे कि श्याम को प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाता है, और केस 2 में हम मानेंगे कि प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर दिया जाता है मोहन के नाम पे। चाहे प्रॉपर्टी राइट किसी को भी दो, हर परिस्थिति में आपको वही रिजल्ट मिलेगा, और आपका प्रॉपर्टी राइट डिफाइन होने की वजह से आप ऑप्टिमम लेवल पे आ जाओगे, जिस ऑप्टिमम लेवल पे आपकी आने की जरूरत है। ये बच्चों हमें याद रखना है। तो हमें पहले कुछ मान्यताओं के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि जो मोल भाव होगा मोहन और श्याम में, श्याम वो है जो प्रदूषण फैलाता है और ये है जो प्रभावित है। मान्यताओं में डिस्कस एक बार कर लेते हैं। हालांकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मोहन और श्याम जो है वो किस तरीके का रोल है इनका। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि दोनों का जो मोल भाव है, यानी कि राम और श्याम के बीच जो मोल भाव हो रहा है उसकी लागत शून्य है। यानी कि ये आपस में किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। आपस में या तो बहुत कम है, नेग्लिजेंस के बराबर है, या बहुत कम है। मतलब कोर्ट केस नहीं करते, कोर्ट केस करोगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। ये आपस में बार्गेनिंग कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब ये है। मोल भाव में लगी पार्टियां सीमित है। देखिए दो लोगों में तो मोल भाव करना पॉसिबल है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रभावित पक्ष हैं तो मोल भाव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बार्गेनिंग हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा संपत्ति अधिकार निश्चित करना संभव है, यानी कि हम ये डिफाइन करना है किसकी संपत्ति निश्चित है। इसके अलावा संपत्ति अधिकारी बाधाओं के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि मछलियां जो मरी हैं, यानी कि मछली मरने का जो अनुमान है, मछली जो, क्योंकि प्रदूषण की वजह से मछली की मरने की जो कीमत है उसका अनुमान लगाया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये हमने मान के चल रहे हैं। या मान लीजिए अगर आप किसी से कहो कि आप कम प्रदूषण फैलाओ, तो कम उत्पादन किया जाए, मान लो कम रंगने का काम किया जाए, ठीक है, क्योंकि कपड़े रंगाई करने की वजह से तो पॉल्यूशन हो रहा है। यानी कम उत्पादन करने के कारण जो हानि हुई है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी ही पड़ेंगी। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दो लोग हैं श्याम, और इधर भी कहीं लिखा होगा मोहन। चलो मैं पढ़ देता हूं। उदाहरण के लिए श्याम कपड़े रंगने का काम करता है और मोहन जो है वो मछली पालन का काम करता है। यानी कि श्याम प्रदूषण फैला रहा है और मोहन जो है वो प्रदूषण से प्रभावित होने वाला व्यक्ति है। तो अगर हम इस स्थिति में संपत्ति अधिकार निश्चित नहीं है, क्योंकि नदी का पानी पर किसका अधिकार है, नदी के पानी पर तो दोनों का अधिकार है, ठीक है। मोहन भी कहेगा कि मेरी नदी है, श्याम भी कहेगा भाई नदी के तुमने पिताजी के घर से लाए थे, नदी मेरी भी हो सकती है। निश्चित ना होने के कारण सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता बनी रहती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि अगर हम प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर दें, अगर हम ये निश्चित कर दें कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो हम जो आदर्श उत्पादन अवस्था है, ऑप्टिमम लेवल है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों किस तरीके से अचीव करेंगे उसके लिए हमने डायग्राम बनाया। मैं आपको डायग्राम तो अलग से बना के समझाऊंगा ही समझाऊंगा। तो पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं
केस 1 कि संपत्ति अधिकार प्रदूषण करने वाले श्याम को सौंप दिया जाता है। यानी कि श्याम वो व्यक्ति है जो नदी में पानी फेंक रहा था, कचरा फेंक रहा था, जिसकी वजह से मछलियां मर रही थी। तो भैया सबसे पहले क्या हुआ कि प्रॉपर्टी राइट जो है वो किसको दे दिया गया? श्याम को दे दिया गया। यानी कि श्याम के पास अब ये अधिकार है कि वो मछलियों को नदी में फेंक सकता है बिना किसी टेंशन के। ठीक है जी। तो मोहन श्याम को प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित करेगा। अब देखिए दो लोग बैठ के बार्गेनिंग करेंगे। क्या बात करेंगे? मोहन जो है और श्याम, ये आपस में बैठेंगे। श्याम वो है जो मछली पालन करता है और सॉरी मोहन वो है जो मछली पालन करता है और ये कपड़े रखने का काम करता है। तो मोहन कहता है देख भाई, तू मेरे को 1000 रुपए की मछलियों का नुकसान हो रहा है, और वो कहता है कि ठीक है जी। और जो उत्पादन ये कर रहा है, मान लीजिए ये कर रहा है 100 यूनिट का, ये कहता है कि तुम एक काम करो, अपने उत्पादन को घटाकर 80 यूनिट तक ले आओ। तो कहता है कि भाई मेरा 20 यूनिट का नुकसान होगा, भाई प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो ये कहता है ठीक है, मेरे को 1000 रुपए का जो नुकसान हो रहा है मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, अब तुम बता दो तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तो ये कहता है कि भाई 20 शर्ट कम बनाने से मेरा नुकसान 400 रुपए का हो रहा है। यानी इस केस में 1000 रुपए का ये कंपनसेट करने को तैयार हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा कि मोहन श्याम को प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित करेगा कि भाई तुम कम उत्पादन करो, कम प्रदूषण फैलाओ, तथा उत्पादन में हुई नुकसान की भरपाई कर देगा। ये बात सिंपल है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि प्रदूषण कम करने की वजह से जो नुकसान हुआ है श्याम को वो कम हो और मोहन को जो फायदा हुआ है वो ज्यादा हो। यानी कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब श्याम का नुकसान जो है वो जो श्याम का जो नुकसान है वो कम हो और प्रदूषण कम करने की वजह से और मोहन को नुकसान फायदा है वो ज्यादा हो। तो डायग्राम अगर हम समझाते तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर हम डायग्राम का यूज करते हैं। तो मैं डायग्राम से ही समझा देता हूं बच्चों आपको। देखिए कंसेप्ट समझते हैं बिल्कुल डायग्राम से। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये हम मान के चल रहे हैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, और एक्सटर्नल कॉस्ट यानी कि बाहरी कॉस्ट को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। आप चाहे तो डायग्राम बना भी सकते हो इस तरीके से। तो अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो ये जो डायग्राम बनेंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। मार्जिनल सोशल कॉस्ट, तो ये है निजी लागत, यानी कि जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है। और ये सोशल कॉस्ट है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट है। तो अगर मान लीजिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा किसको? श्याम को, तो श्याम क्या करेगा? अपनी इस वाले लेवल पे उत्पादन करेगा, यानी कि उस लेवल पे उत्पादन करेगा जहां पे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट किसके बराबर है? मार्जिनल बेनिफिट के बराबर है। क्योंकि सोशल कॉस्ट सोसाइटी के तो वो कॉस्ट मानता ही नहीं है, और वो अपने उत्पादन का लेवल जो लेकर आएगा वो Q0 लेकर आएगा। जबकि ऑप्टिमम लेवल ये वाला है जहां पर मार्जिनल बेनिफिट जो है वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो, इस लेवल पे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इससे इसको लाया जा सकता है बार्गेनिंग करने के माध्यम से? तो ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करके देखते हैं। एक बार समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मोहन की बात कर रहे हैं, तो मोहन कहता है इससे कि भैया तुम अपना प्रोडक्शन कम करो। तो देखिए मोहन को इतना प्रोडक्शन करने से ये वाला हिस्सा, ये जो है, ये वाली टोटल, ये वाला हिस्सा, देखिए पूरा हिस्सा हम कर रहे हैं, यानी कि ये हिस्सा गेन होगा, मोहन का लाभ होगा। अगर ये पॉल्यूशन कम कर देता है तो हिस्सा ए और बी का लाभ होगा, ये वाला हिस्सा। आप ध्यान से समझिएगा कि अगर वो Q0 पे कर रहा है तो जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट बैठ रही है वो ये वाली बैठ रही है, ये वाले हिस्से की, इस वाले एंगल की, यानी कि ये मोहन का लाभ कहलाएगा। लेकिन नुकसान भी तो होगा, क्योंकि पॉल्यूशन कम करने से नुकसान होगा। मैं नुकसान को रेड से कर देता हूं। देखिए ये नुकसान होगा, ये किसका नुकसान होगा? श्याम को नुकसान होगा। यहां की जगह यहां लिख देते, चलिए लिख कहीं देते, इधर लिख देते, श्याम की हानि। लेकिन अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली अभी भी ये वाला हिस्सा जो है, जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ये नेट गेन है, शुद्ध लाभ है। यानी कि इस स्थिति में जो मोहन को नुकसान हुआ है वो कम हुआ है, सॉरी मोहन का जो लाभ हुआ है वो ज्यादा हुआ है, जबकि श्याम को नुकसान कम हुआ है। और मोहन इस स्थिति में है कि श्याम के नुकसान की भरपाई कर सके। यानी कि जो व्यक्ति मछलियां पालन में लगा हुआ है, अगर
श्याम अपना उत्पादन का स्तर घटा दे तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, मतलब उसको सॉरी श्याम को कम नुकसान होगा जबकि मोहन को ज़्यादा फायदा होगा, जिसकी वजह से बार्गेनिंग करना बच्चों पॉसिबल है। तो ये हमने आपको बताया आदर्श उत्पादन स्थिति पे आना संभव है। अब हम 1% के लिए मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी राइट है ये किसको दे दिया जाता है, मोहन को दे दिया जाता है, यानी कि इसमें तो हमने माना था कि जो पॉल्यूशन फैला रहा है उसको दे दिया जाए। अब इसके अंदर स्थिति 2 में हम मान लेते हैं कि जो पॉल्यूशन फैलाने की वजह से जो नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाता है उसको जो मछली पालन कर रहा है, यानी कि एक तरीके से पॉलिसी बन गई, सरकार ने घोषणा कर दी, मान लीजिए बिना किसी टेंशन के या आपस में बात करके फैसला कर लिया कि भाई ये जो नल का पानी मतलब नदी का पानी है इस पर उसका अधिकार होगा जो मछली पालन में लगा हुआ है। अब उस केस में देखिए किस तरीके से डायग्राम बनेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम हम वही वाला बना लेते हैं जो पहले वाला बनाया था। ये हमारा है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ये है मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ये है हमारा मार्जिनल बेनिफिट। जैसे पिछली बार बनाया था सेम वही है बच्चों, Q0 Q स्टार यह आदर्श स्थिति है, ठीक है, हमें यहां तक लेकर आना है। और प्रॉपर्टी राइट किसको दे दिया जाता है, प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाता है एक तरीके से मोहन को प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया है, यानी कि उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया है जिसका नदी में पानी डलता है या नदी में जो मछली पालन का काम करता है। अब उस केस में क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि ये कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कहलाता है। और मोहन कहेगा कि भाई जो भी तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो उसके बदले तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा उतना जितनी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है, यानी कि मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर जब श्याम मोहन को पैसे देगा तो ये वाला जो है वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट में जुड़कर मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब जो लागत वक्र है मोहन का वो ये ना होके ये वाला बन जाएगा, और इस स्थिति में ये वाले पॉइंट जो है वो आदर्श स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्याम मोहन को कंपनसेट करेगा तो डायग्राम जो है एमपीसी ना बन के ये वाला हो जाएगा, यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस। तो इस स्थिति में हम देख सकते हो कि इस स्थिति में जो वो है वो उसको कुल मिलाकर इतना जो पेमेंट है, इतना पेमेंट जो है वो किसको करेगा, श्याम को देगा, श्याम जो है सॉरी मोहन को दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से दोनों आपस में बार्गेनिंग करके बिना सरकारी हस्तक्षेप के भी आदर्श उत्पादन अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो बच्चों यही है पूरी की पूरी केस थ्योरम या केस थ्योरी या बार्गेनिंग के बारे में बार्गेनिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो का पूरी ज्ञान हुआ भी होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।